जी अभी तक तो लोग ज्वाइन पूरे नहीं कर पाए, पता नहीं क्या हो गया। खैर जी, तो लास्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और मेरा ख्याल है कि ये मैंने लास्ट एग्जांपल करवा दी थी। अगर आप में से कोई मुझे रिस्पॉन्ड कर दे कि ये एग्जांपल हमने कर ली थी। जी सर, कर ली थी जी, मीटिंग की अपडेट ये है कि 26 ऑफ जो है वो नवंबर से 3 दिन बाद स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं और सारा सेटअप ऑनलाइन पे जा रहा है। ये ऐलान हो गया सर? 24 दिसंबर और फिर 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है वो छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशंस हैं, और फिर 11 जनवरी से दोबारा स्कूल ओपन होंगे। सर ऑनलाइन पे शिफ्ट अभी 3 दिन बाद हो रही है? जी, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया, कॉलेज की जो पॉलिसी होगी वो यही जो भी होगी। ये कौन है? मुबारक हो सबको, बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम। और जब रिजल्ट आएगा तो उसको भी मुबारकबाद देना। जी, कल टेस्ट कंडक्ट होगा, बिल्कुल होगा। टेस्ट पे कोई छूट नहीं है। बिल्कुल अच्छा किया, मुबारकबाद वापस ले ली, लैब्स का क्या वरना होगा? मजीद जिल्लत होती तुम्हारी। बेटा, ये तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही देगी आपको। जो भी मैसेज आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा। मैंने तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट बताई है। अब उसके हिसाब से वो जो भी डिसीजन होगा वो आप तक कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल हम लास्ट क्लास में ये स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन हमने कर लिया था। आज का जो हमारा काम है वो मजीद जो हाइब्रिडाइजेशन है उन पे बात करना है। और जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिस तरह मैंने sp3 में आपको बताया था कि sp3 का मतलब ये था कि एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं टू मेक 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s और 2 p, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं टू मेक 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और अब इन तीनों का नाम sp2 होगा। जैसे 4 ऑर्बिटल मिले थे sp3 में, तो 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे, चारों का नाम sp3 था। इसी तरह से अब यहाँ एक s और 2 p जब मिलेंगे तो 3 नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे और तीनों का नाम sp2 होगा। 3 new sp2 hybrid orbitals are formed. अब अगर आप इसको डायग्रामेटिकली शो करें तो एक s स्फेरिकल इन शेप और 2p का मतलब ये है कि ये 2p कोई भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर px और py लिख रहा हूं, लेकिन ये कोई भी हो सकते हैं। तो एक s और 2p जब ये आपस में मिक्सअप होते हैं तो इनकी मिक्सिंग के नतीजे में 3 नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो।
3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, और वो जो 3 नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो आपके सामने मैंने ड्रॉ किए हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो ट्राइगोनल अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ट्राइगोन का मतलब यह है कि हैविंग 3 कॉर्नर्स, ट्राइगोन 3 कॉर्नर, तो ट्राइगोनल अरेंजमेंट है। और यहाँ पर ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, जो आपको पता है ट्राइगोनल शेप के अंदर यही एंगल होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं, और ये 3 ऑर्बिटल मिक्स होकर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनमें से जैसे मैंने कहा कि हर ऑर्बिटल का नाम जो होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इनमें से हर ऑर्बिटल का नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे टू प्रोड्यूस 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल को देखें तो इसकी एग्जाम्पल में, अच्छा पिछले वाले केस में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जैसे हमने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को ट्राई किया था, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब 4 सराउंडेड पेयर होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसी तरह से अगर सराउंडिंग पेयर्स 3 होंगे, इफ देयर आर 3 सराउंडिंग पेयर्स, 3 सराउंडिंग पेयर्स के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट विल बी sp2। if there are 3 surrounding pairs then hybridization will be sp2 hybridization। अगर सराउंडिंग पेयर्स 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं BH3। अब BH3 में सेंट्रल एटम इज बोरॉन, बोरॉन का प्रोटॉन नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, और 2s2 2p1 का मतलब ये है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p1 का मतलब ये है कि 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब BH3 का मतलब ये है कि बोरॉन इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन का मतलब ये है कि बोरॉन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की ग्राउंड स्टेट पर है, और जब ये बोरॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1 2p2, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो वो इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में पेयर था वो जंप करके p में आ जाएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p2 हो जाएगी, और ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग के नतीजे में आप देखें कि जो सराउंडिंग पेयर्स डेवलप हो रहे हैं, देयर आर 3 सराउंडिंग पेयर्स। सो इफ देयर आर 3 सराउंडिंग पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, तो 3 सराउंडिंग पेयर्स का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। 3 सराउंडिंग पेयर्स का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि अरेंजमेंट विल बी ट्राइगोनल।
ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट ट्राइगोनल होगा, यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बनेगा और बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगा और 120 डिग्री का जो है वो एंगल क्रिएट होगा। और अब यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करेंगे BH3 को, तो बोरॉन की, अच्छा अगर हम इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे मैंने ऊपर बनाया था ट्राइगोनल, ये हैं 3 sp2 ऑर्बिटल, ये हैं 3 sp2 ऑर्बिटल। और अब ये इन तीनों sp2 ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का एक एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा and making a sigma covalent bond. So there are 3 sigma covalent bonds, sp2 s orbital के combinations। और ये 3 sigma covalent bond का मतलब ये है कि बोरॉन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, ये बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये हो गया शेप ऑफ BH3। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के साथ, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा जी, अब अगली एग्जाम्पल आपको खुद करनी है ट्राई, और ये C2H4 मॉलिक्यूल है, ये इथीन कहलाता है। इसमें एक और स्टोरी भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप C2H4 की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, C2H4 में एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो C2H4 का मतलब ये है कि एक कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन आएंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, अब मैं हाँ कॉल कर रहा था, वो जहीन का तो फोन बंद जा रहा था, मैं आपसे अच्छा जी, तो अगर आपने C2H4 की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना ली, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी अनपेयर्ड हैं। दूसरे कार्बन के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
दो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। यानी C2H4 इथीन में आपको पता है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स। इन बिटवीन टू एटम्स जब टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड होती है? हाइब्रिडाइजेशन में हमें सराउंडिंग पेयर्स देखने होते हैं। अब आप इस केस में देखें कि सराउंडिंग पेयर 1, सराउंडिंग पेयर 2 और ये सराउंडिंग पेयर 3 है। ये पूरा एक सराउंडिंग पेयर कंसीडर होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको हम एक बॉन्ड पेयर कहते हैं। ऑल्दो ये दो शेयर्ड पेयर हैं, बट दे आर कंसीडर्ड टू बी वन बॉन्ड पेयर। तो सराउंडेड पेयर्स यहाँ पे 3 है, यानी कि बॉन्ड 3 जगहों पे बन रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। तो टोटल सराउंडिंग बॉन्ड्स यहाँ पे 3 है, यानी सराउंडिंग पेयर इधर भी 3 है और इस कार्बन के पास भी सराउंडिंग पेयर 3 है। यानी इस केस में hybridization will be sp2 hybridization। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या ये बात सबकी समझ में आई या कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कार्बन की सराउंडिंग में देयर आर 3 सराउंडिंग पेयर्स। यहां पर each carbon is surrounded by 3 pairs, so there are 3 surrounding pairs। और 3 सराउंडिंग पेयर्स का मतलब ये है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जो अरेंजमेंट होगा वो ट्राइगोनल होगा अराउंड ईच कार्बन, ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगा, और डेफिनेटली जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का हो। तो जनाब अब हम आते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये एक कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करेंगे, ये दोनों। फिर जो दूसरा कार्बन है उसके पास भी इसी तरह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी। अब आप ये देखिए कि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है s के साथ टू मेक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि दरमियान में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2 की ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, अब एक और बात कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1 2p3। कार्बन के 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, और वो ये कि कार्बन के इस केस में, इथीन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, जबकि कार्बन के वैलेंस शेल में जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हैं, एक s और 3 p। इसका मतलब ये है कि चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp2 का मतलब ये है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s
और 2 p मिलकर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, इस ऑर्बिटल को कहा जाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे कहा जाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि इथीन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p मौजूद है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, यहां पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहां पर आपके सामने ये जो ग्रीन मैं बना रहा हूं, ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसा है वैलेंस शेल के अंदर जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दोनों कार्बन के पास एक एक, और ये दोनों p हैं, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसीलिए मैंने डंबल इन शेप बनाया है। ये एक कार्बन पर एक डंबल है, दूसरे कार्बन पर दूसरा डंबल है, और ये दोनों अनहाइब्रिड हैं, यानी कि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और हमने शुरू में ये बात की थी सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड में कि लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विल मेक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, while parallel overlapping of orbital will make pi covalent bond। तो जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे के हैं, ये आपस में शेयर करेंगे, और इस पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पैरेलल ऑर्बिटल्स जो हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और इस पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन कार्बन के दरमियान। यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, आपको ये जो ऊपर और नीचे 2 लाइंस नजर आ रही हैं, ये 2 अलग अलग बॉन्ड्स नहीं है। ये 2 लाइन का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला एरिया है वो ऊपर वाले एरिया से ओवरलैप कर रहा है, जो नीचे वाला एरिया है वो नीचे वाले एरिया से ओवरलैप कर रहा है। तो बेसिकली ये ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इस ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे से ये ओवरलैप करेंगे और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये जो डायग्राम अब आपके सामने मौजूद है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सर ये पाई बॉन्ड वाला जरा दोबारा समझा दें, ये जो आपने बनाया। आपको पाई बॉन्ड पता है क्या होता है? पता नहीं। पाई बॉन्ड किस तरह बनता है ये बात पता है? नहीं पता। नहीं पता ना, तो अब ये तो मुश्किल बात हो गई ना। अब आपको अगर पाई बॉन्ड का नहीं पता तो फिर ये कैसे समझ में आएगा? पाई बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हों, और वो हमेशा p होते हैं, जब 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हों, तो वो p ऑर्बिटल जब भी आपस में ओवरलैप करते हैं तो रिजल्टेंट बॉन्ड पाई होता है, और जब 2 ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो रिजल्टेंट बॉन्ड सिग्मा होता है। तो अब यहां पर ये जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिड हैं, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं
वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, while unhybrid orbitals always form pi covalent bond. तो जो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग का नतीजा ये निकलता है कि मॉलिक्यूल जो है वो डबल बॉन्ड जनरेट करता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म इसीलिए होता है कि पहले लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो sp2 और sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं p, ये आपस में ओवरलैप करके पाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी सर ठीक है। ठीक है जी। अब किसी और का कोई क्वेश्चन? ये जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ये कैसे समझेंगे इस टॉपिक को? इनकी तो फरागत हो गई। बेटा ये ऐसे काम नहीं चलेगा। ये क्लासेस अभी ऑनलाइन पे जा रही हैं सारी। अगर आपने इसी तरह से जो है वो ये एब्सेंट रहे, क्लास से गायब रहे, तो आप एग्जाम कैसे देंगे? ऐसे चल नहीं पाएगा काम। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने करने हैं क्लास में होंगे तो आप क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ लेक्चर सुनने से जो है वो मामला सॉल्व नहीं होंगे। बस जनाब, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसकी मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दी। अब ये लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी है। sp हाइब्रिडाइजेशन या इसे हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब ये डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और कैसे होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, और एक s और एक p की मिक्सिंग के नतीजे में दो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे और दोनों ऑर्बिटल का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। 1s एंड 1p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्सअप होंगे और ये मिक्सअप होकर दो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे जिनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो जब एक s होगा और एक p होगा, अच्छा अब ये जहन में रखिएगा कि ये p कोई भी हो सकता है, px भी हो सकता है, py या pz कोई भी हो सकता है। तो जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, दोनों का नाम sp होता है। इस तरह से ये दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल इक्वल इन लेंथ होते हैं और सेम एनर्जी के होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। इन दोनों का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का, इसे डायगोनल, डायगोन का मतलब है दो कॉर्नर्स, दो कॉर्नर्स, हाँ ठीक है। तो डायगोन का मतलब यह है कि हैविंग टू कॉर्नर्स, और इसको डायगोनल के अलावा इस अरेंजमेंट को लीनियर भी कहते हैं। और यहाँ पर ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक s एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होकर वो दो नए ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, उन दोनों का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और इनका अरेंजमेंट डायगोनल या लीनियर होता है और इनका आपस में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 180 डिग्री के एंगल पर जो है वो एडजस्ट होते हैं।
अच्छा, अब सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सर जी, सर मेरा एक सवाल है, जो आपका 180 डिग्री के ऊपर sp ऑर्बिटल बन रहा है, जब एक px और एक स्फेरिकल आप 1s और 1p जब कंबाइन हो रहे हैं, तो एक बड़ा नहीं होगा और एक छोटा नहीं होगा, जिस तरह हम पीछे नहीं बना जी, रहे ऐसा नहीं बना होता। रहे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आप पुराना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। वहां पर ओवरलैपिंग होती है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ मिक्सिंग होती है। मैंने आपको कहा था 2 कलर मिक्स हो गए, 2 कलर मिक्स होने के बाद जो नया कलर बनेगा वो एक जैसा होगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहाँ पर s और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये 2 अलग अलग एटम के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन विद इन एन एटम होती है। आप थे हाइब्रिडाइजेशन की क्लास में? यस सर, सही है, याद आ गया, समझ आ गया। याद आ गया ना? तो ये विद इन एन यस। एटम होता है। इसमें ये नहीं होता कि जो है स्फीयर जो है वो जाके लीनियर के साथ अटैच होता है। यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है, यानी कि टूट फूट होकर एक नया बिल्कुल नई शक्ल बनती है मिक्सअप होने के बाद। और आफ्टर मिक्सिंग जो 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं उनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और शक्ल एक की ऐसी होती है। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक। इस तरह ये 2 जो बनते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल के साथ ये दुम, उसके साथ दूसरी दुम, तो एक्चुअली ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। सही सही और सही, आगे समझ। ठीक है, अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एग्जांपल है वो एक एग्जांपल हो सकती है BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं कि जिस तरह हमने ये बात की थी कि 4 अगर सराउंडिंग पेयर्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर सराउंडिंग पेयर्स 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसी तरह से अगर सराउंडिंग पेयर्स 2 होंगे, इफ देयर आर 2 सराउंडिंग पेयर्स, तो 2 सराउंडिंग पेयर्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर सराउंडिंग पेयर्स 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 सराउंडिंग पेयर पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 सराउंडिंग पेयर्स पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और 2 सराउंडिंग पेयर्स पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का पैटर्न है। अच्छा, अब BeH2 की मैं बात कर रहा था। बेरिलियम प्रोटॉन नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2, और ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी ग्राउंड स्टेट पर है। और 2s2 का मतलब ये है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब बेरिलियम हाइड्राइड के अंदर BeH2 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन उसको सराउंड कर रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन की सराउंडिंग के लिए हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि हायर एनर्जी के अंदर जंप करेगा। और जब ये हायर एनर्जी में जंप करेगा तो 1s2 2s1 एंड 2p1। अब ये 2s1 और 2p1 का मतलब क्या होगा कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p1 का मतलब ये कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s1 और 2p1 में अब ये बेरिलियम के साथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और अब दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। तब आप देखिए सराउंडिंग पेयर्स जो यहां पर आ रहे हैं, देयर आर 2 सराउंडिंग पेयर्स। और 2 सराउंडिंग पेयर्स का मतलब ये है कि sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम विल बी लीनियर या डायगोनल।
लीनियर या डायगोनल, और एंगल विल बी 180 डिग्री। अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इन दोनों के साथ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल शेयर कर, ये हो गया इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और इसको जब आप इसका शेप ड्रॉ करेंगे तो Be के साथ दो हाइड्रोजन ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, इसलिए कि इनका जो एंगल है वो 180 डिग्री का फॉर्म होता है। जी, सिग्मा बॉन्ड होगा। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी के साथ ओवरलैप करते हैं तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा बॉन्डिंग का चैप्टर अपने एंड पर पहुंचा और इसमें मैंने बॉन्डिंग के साथ साथ जो अगला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके भी टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब उसमें सिर्फ कुछ चीजें हमें करनी है, तो इंशाल्लाह वो चैप्टर भी क्विकली हमारा कवर हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू पीरियोडिसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम या एक और क्लास के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट करने के बाद फिर हम मूव कर जाएंगे पीरियोडिसिटी की तरफ। अच्छा, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉन्डिंग कोई भी है, पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको लगता है कि आपकी समझ में नहीं आई, पहले आप वो क्वेश्चन मुझे बताएं अगर कोई कंफ्यूजन आपका है तो। आज के डिस्कशन से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास की हाइब्रिडाइजेशन या ओवरऑल बॉन्डिंग में अगर कहीं पर किसी भी जगह पर आपका कोई मसला आपको हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। सर पाई बॉन्ड की एक और एग्जांपल करा दें। पाई बॉन्ड में हमेशा पाई बॉन्ड जो बनता है, ये इसकी एक ही एग्जांपल है कि मैं इसकी और कॉम्प्लिकेशन में जा नहीं सकता, आपके सिलेबस का डोमेन नहीं है वो। पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है और वो p और p के दरमियान ही बनता है बस, इसके अलावा पाई बॉन्ड और कहीं नहीं बनेगा। सर एक सवाल पूछना था, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज कर दे। सर ये जब हम लोग ये शेप बनाते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर्स के, तो हेलो, जी जी बोले बोले। तो सर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आउटसाइड द प्लेन और ये बिहाइंड द प्लेन ये कब हम लोग को बनाने होते हैं। बेटा ये मैंने जिस तरह जो शेप बना के आपको दिया है उसको उसी तरह बनाना है। सर अगर कोई और सा शेप दे दें पेपर्स में। नहीं, कोई और शेप नहीं देंगे आपको वो। अच्छा, जो आपके सिलेबस का डोमेन है उसमें रहते हुए सिलेबस आएगा ना, इसमें आपको कोई और शेप होते हैं और शेप्स दी, लेकिन वो आपको कोई और शेप नहीं देंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है जैसे टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर आ गया तो वो पिरामिडल हो गया, इस तरह वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो वो जो कुछ आपको बताया है आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? सर इसके पास पेपर करवाएंगे आप अभी या हम लोग बिल्कुल खुद करवाएंगे। अच्छा सर, कल मोल का भी टेस्ट है रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ, तो मोल तो हो गया था। जी जी। दोबारा टेस्ट हो गया। कोई और क्वेश्चन? जी तो
अच्छा जी, ये मुझे नहीं याद कि हमने कोई पास पेपर के क्वेश्चंस ट्राई किए थे या नहीं किए थे, अगर आप मुझे बता सकें। नहीं सर, नहीं किया था। नहीं किए थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया पास पेपर का। एक नो भी सर। नहीं किया। ओके, ये आपका बुकलेट है, उस बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पढ़ें इसको। और इसमें सवाल ये है कि व्हाई इज अ वाटर मॉलिक्यूल पोलर। अब ये 4 ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर होने के बिहाइंड कॉज क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो आपको बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, कि द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो जब भी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है तो आमतौर पर पोलर बॉन्ड बनता है और वो मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर होता है। इस तरह की डायग्राम जो अभी आपको नजर आ रही है, ऐसी डायग्राम मैंने क्लास में भी बनवाई थी जब मैंने आपसे पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, कि why does copper wire conduct electricity when a potential difference is applied? आंसर बताइएगा। ये कौन से टॉपिक का है? ये टॉपिक तो नहीं पढ़ा हुआ शायद। ये सवाल तो अजीब सा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए? सर ए, बॉन्डिंग ए होना इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर वायर में करंट कंडक्ट क्यों होता है? लॉजिकली आपको पता है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरे लैटिस के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल? अगर आप रिएक्शन देखें तो इसमें AlCl3 जो है वो Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट करके AlCl4 नेगेटिव बना रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर AlCl3 जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और वो क्यों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? आपको याद होगा मैंने एक टर्म आपको करवाई थी, डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसमें ये एग्जांपल भी करवाई थी। डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये होता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये होता है कि एक एटम या एक कंपाउंड अपना लोन पेयर लेकर आता है, अनशेयर्ड पेयर लेकर आता है, और दूसरा एटम अपना एम्प्टी ऑर्बिटल लेकर आता है, और अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल एटम। तो यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है वो अपना लोन पेयर ला रहा है, जबकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। AlCl3 में एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एल्यूमिनियम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर 3 का सी है। The aluminium atom in AlCl3 has an incomplete octet of electron. Next, question number 4. मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो which type of bond needs to be broken for magnesium oxide to melt? आयोनिक। Ionic. मैंने आपको कहा था कि पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस कंपाउंड की बात हो रही है उसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में बॉन्डिंग आयोनिक है, तो अल्टीमेटली जब आप उसको ब्रेक करेंगे, जब आप उसको मेल्ट करेंगे, तो आयोनिक बॉन्ड मेल्ट ब्रेक होगा, तब कंपाउंड मेल्ट होगा। तो आयोनिक बॉन्ड की आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड नीड्स टू बी ब्रोकन? तो डेफिनेटली वो आयोनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट, which solid exhibit more than one kind of chemical bonding?
अच्छा जी, अजान कह रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी है। बिल्कुल ठीक है अजान, इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि आइस के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती हैं। विद इन मॉलिक्यूल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अमंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक होता है, और वैसे वाटर मॉलिक्यूल में H और O के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आइस जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इसके अलावा ग्रेफाइट में भी दो तरह की बॉन्डिंग होती है, आपको याद होगा। ग्रेफाइट में लेयर और लेयर के दरमियान वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है, वहां पर भी ग्रेफाइट में भी विद इन लेयर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अमंग लेयर्स जो है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। तो वहां पर भी मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड या मोर देन वन टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल इज प्लेनर? प्लेनर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर जो है वो या तो स्ट्रक्चर लीनियर हो या ट्राइगोनल हो। अब आप इन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी अल्केन होते हैं वो कभी भी लीनियर नहीं होते। अल्केन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो सी, ये थोड़ा सा भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दें इसको, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इसी तरह का ग्राफ। The diagram shows the variation of the boiling points of the hydrogen halide, which explains the higher boiling point of hydrogen fluoride. G. Correct answer will be D. D. There is hydrogen bonding between HF molecule. अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड तो जो बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आ रहा है उसकी वजह समझ में आ रही है कि इट इज ड्यू टू चेंज इन बॉन्डिंग। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। आप मुझे ये बताइए कि HCl से HBr और HBr से HI ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? सर वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होती है। Because of the increase in number of electron, van der Waals forces increase हो रही हैं। Due to increase in number of electrons, van der Waals forces की strength बढ़ रही है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि HCl से HI क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो रीजन है वो है van der Waals forces का इंक्रीज होना because of increase in number of electrons. Next, question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आर और एस देखें, पुअर हैं सॉलिड फॉर्म में, और जो पुअर होते हैं सॉलिड फॉर्म में और गुड कंडक्टर होते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब है कि आर और एस जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे टी में लिखा हुआ है नॉट नोन, इसका मतलब है ये मेटल नहीं हो सकता, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और डायमंड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी गुड कंडक्टर नहीं है। तो सॉलिड में करंट जो पास होता है वो ग्रेफाइट से होता है, तो गुड कंडक्टर जो है वो टी जो होगा वो ग्रेफाइट होगा। कॉपर क्यों नहीं हो सकता, उसकी मैंने आपको वजह बता दी कि कॉपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो मॉल्टन फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सर ये वाला समझ नहीं आया। इसमें क्या समझना था बेटा? सर आपकी आवाज वैसे भी ना वो कर रही है, शोर बहुत आ रहा है। किसी ने अपना माइक खोला हुआ है? जी, ये माइक खोला हुआ है। अस्फिया का खुला हुआ माइक, उससे तो शोर आ रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि
ग्रेफाइट करेक्ट आंसर इसलिए है कि ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड में गुड कंडक्टर होता है। लेकिन सॉलिड में गुड कंडक्टर या तो मेटल होता है या ग्रेफाइट होता है, लेकिन मेटल जो होता है वो लिक्विड में भी गुड कंडक्टर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नोन, इसका मतलब है कॉपर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर विल बी ग्रेफाइट। समझ में आ गई बात? नहीं आया समझ में। क्या इसमें क्या बताऊं बेटा? अब मैं मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा? सर तो ये नॉट नोन ग्रेफाइट और क्यों लिखा डायमंड हुआ भी है नहीं हो नॉट नोन, सकता? हम क्या करें? नहीं पता, अननोन है। क्योंकि ग्रेफाइट का मैं आपको क्या इसकी स्टोरी बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। नॉट नोन का मतलब ये है कि लिक्विड में पता नहीं है, लेकिन मेटल्स अगर होता है तो मेटल में पता है हमें कि मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में गुड कंडक्टर है। डायमंड गुड सही। कंडक्टर हो नहीं सकता सॉलिड फॉर्म में भी, सिलिका भी गुड कंडक्टर नहीं हो सकता, तो रिलेटिव जो ऑप्शन बचता है वो ग्रेफाइट बचता है। ठीक है आया समझ। इन विच प्रोसेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोकन? हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ब्रेक हो रहा है? जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन से इन चार में से कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी? बी। बी। आई से बी में, क्योंकि बी में अमोनिया है। अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ अमोनिया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये बॉयल हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। इसका मतलब है कि इनकी आपस की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी। ठीक है जी, बहरहाल ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट क्लास में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो सर। जी सर कल पेपर उसके बाद टेस्ट, उसके बाद में हम लोग कर लेंगे एमसीक्यूज।